चलिए स्टार्ट कर रहे हैं नेक्स्ट सेशन। प्रीवियस सेशन में मैंने आपसे बोला था कि मैं एक लाइव क्लास में आपको एज ए क्वेश्चन कराऊंगा, जिससे आपकी प्रेजेंटेशन स्किल भी इंप्रूव हो और आपको एज ए क्वेश्चन को करते समय क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए, क्यों आपको एग्जाम में पैनिक नहीं होना है, ये सारा डिस्कशन हम करेंगे। सो हम आज जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो एज ए क्वेश्चन की स्किल को डिस्कस करने जा रहे हैं। देखिए, एग्जाम में एज ए आने हैं दो, टू एज ए। और आपको पता होगा कि आपको आईएमए एग्जाम सपोर्ट सिस्टम प्रोवाइड करता है कुछ सैंपल एमसीक्यूज और कुछ आपको एज ए क्वेश्चंस भी क्या है प्रोवाइड करता है। जी सर। तो सबसे पहले आपको यह समझ में आना चाहिए कि एज ए कोई लॉन्ग नहीं आने वाले, बहुत बड़े नहीं आने वाले, वेरी स्मॉल स्मॉल पार्ट्स में आएंगे और बहुत ही इजी आएंगे। ये बच्चों का एक्सपीरियंस है, जो बच्चे पास हुए, जो एग्जाम देकर आए, और उनके यही कहना है कि सर ऐसे कोई बहुत बड़े नहीं आते जितना बच्चे डरते हैं। तो आपको एक चीज ध्यान रखना है, सबसे पहले आपको गुड रीडिंग स्किल आनी चाहिए। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि क्या क्वेश्चन की डिमांड है। आप जब तक बड़े क्वेश्चन को पढ़ेंगे, जैसे मैं आज आपके सामने एक एज ए क्वेश्चन को ओपन करता हूं, जैसे हमारे सामने ये क्वेश्चन है कैश फ्लो स्टेटमेंट। अब ये 4 पेज का आपको दिख रहा होगा, दिख रहा है। आप मुझे बताओ, इतना बड़ा क्वेश्चन देख के आप डर सकते हैं एग्जाम में? कितने लोग डर जाएंगे कि सर सच ए ह्यूज क्वेश्चन। तो एक बात ध्यान रखिए, जो इंसान पैनिक हो जाएगा एग्जाम में, उस वो एग्जामिनर ये चाहता है कि आप पैनिक हो जाओ, और वो ये भी चाहता है कि आप पैनिक अगर नहीं होते तो यू हैव द एबिलिटी। मतलब जो उस क्लास में बैठे होंगे बच्चे, जो उस एग्जाम को दे रहे होंगे, वो कहीं ना कहीं ऐसे स्टूडेंट ही एग्जाम को पास करते हैं जो पैनिक नहीं होते। तो देखिए, सबसे पहले पैनिक नहीं होने का हमें रिक्वायरमेंट्स को पढ़ना आना चाहिए कि क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है। कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन दी, एक्सप्लेन हाउ कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज कैलकुलेटेड यूजिंग इनडायरेक्ट मेथड। अब इस पूरे क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि 3 पार्ट्स में क्वेश्चन पूछा गया है। आपको ऑपरेटिंग एक्टिविटीज यूजिंग इनडायरेक्ट मेथड कैलकुलेट करना है, आपको फाइनेंसिंग करना है, आपको ऑपरेटिंग करनी है। तो इसका मतलब सर, एग्जाम में हमें जो विंडो मिलेगी उसके अंदर हमें क्वेश्चंस करना है। तो हम स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि क्या आप लोग भी इस तरीके की प्रेजेंटेशन को दे पाते हैं या नहीं दे पाते हैं। चलिए लेट्स बिगिन। उन्होंने बोला कैलकुलेशन, मैं स्लो चलूंगा क्योंकि मुझे समझाना है। कैलकुलेशन ऑफ ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। तो आप सभी को एक बात तो पता होगी कि अगर हमें इनडायरेक्ट मेथड से कैश फ्लो स्टेटमेंट को प्रिपेयर करना है, सो आप मुझे बताइए, अगर आपको ऑपरेटिंग एक्टिविटीज इनडायरेक्ट मेथड से कैलकुलेट को, सबसे पहले अपने को नेट प्रॉफिट चाहिए होता। अग्री कि यस सर, हमें नेट प्रॉफिट चाहिए, और नेट प्रॉफिट हमेशा आफ्टर टैक्स क्वेश्चन में हमें चाहिए। तो आप मुझे बताइए, क्या इस क्वेश्चन में हमें नेट प्रॉफिट ढूंढने में कोई दिक्कत आ रही है? सर सामने दिया हुआ है 140, तो आप लिखो नेट प्रॉफिट 1,40,000। अब एक एडजस्टमेंट सबसे पहले आपको देना होता है। एडजस्टमेंट्स में सबसे पहले होता है नॉन कैश आइटम। तो नॉन कैश आइटम ऑब्वियसली बात है, पीएनएल की आइटम हो, हमने उठा के ये इनकम स्टेटमेंट हमारे सामने बना है। अब मुझे बताओ, इसमें से कौन सी आइटम आपको नॉन कैश दिख रही है? सबको पता है सर, डेप्रीशिएशन इज ए नॉन कैश आइटम। उठा के क्या कर देंगे, नीचे पढ़ते समय हमेशा देख लो कोई डेप्रीशिएशन से रिलेटेड कोई एडजस्टमेंट तो नहीं है। सर यहां पर तो क्वेश्चन में डेप्रीशिएशन 25 दिया है, हमें कोई भी ऐसा एडजस्टमेंट फिक्स्ड एसेट से रिलेटेड नहीं देखने को मिल रहा। जब हमें फिक्स्ड एसेट से रिलेटेड डेप्रीशिएशन नहीं देखने को मिल रहा और वैसे भी इनकम स्टेटमेंट है,
तो डेप्रीशिएशन दिया हुआ सीधे क्या करें, ऐड करने सर। चलो नॉन कैश आइटम में हमने ऐड कर दिया डेप्रीशिएशन 25। बात खत्म हो जाती है। अब आप सभी को मैंने बताया है इंटरेस्ट एक्सपेंसेस इज ए पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग एक्टिविटीज और नॉट। सबसे पहले तो आपको बताना है सर वो तो ऑपरेटिंग का ही पार्ट है, तो क्या उसका कोई एडजस्टमेंट देना नहीं देना है। सैलरी अदर एक्सपेंसेस, तो हमें कोई ऐसी आइटम तो दिख नहीं रही जिसकी एडजस्टमेंट हमें देना नहीं है। तो अल्टीमेटली हमें डेप्रीशिएशन ही एक आइटम दिखी थी जिसको हमने नॉन कैश आइटम करके यहाँ पे ऐड ऑन करें। हमेशा ध्यान रखिए इनडायरेक्ट मेथड से बनाएंगे तो दूसरी स्टेप्स आपकी होनी चाहिए एडजस्टमेंट में, जितनी भी करंट एसेट्स एंड लाइबिलिटीज है उसमें चेंजेस, जो भी चेंजेस आ रहे हैं, तो आपको करंट एसेट्स एंड लाइबिलिटी के चेंजेस के बारे में यहां पर इफेक्ट बताना है। तो मैं इसको आपको हाईलाइट कर दे रहा हूं। आपको ऐसे कोई ग्रीन विन करने की वहां जरूरत नहीं है, हम तो प्रैक्टिकली सीख रहे हैं। अब मुझे बताइए करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटी इनकम स्टेटमेंट का तो पार्ट नहीं है। ऑब्वियसली बात है बैलेंस शीट में जाना पड़ेगा और आपको 2 साल के फिगर की बने। कई बच्चे गलती कर देंगे, ये करंट ईयर है और ये प्रीवियस ईयर है ना। तो यहां से यहां पर चेंज देखना है। तो सबसे पहली करंट एसेट से हमारी 50,000 हमारे पास अकाउंट रिसीवेबल लास्ट ईयर थे और करंट ईयर में 17। तो इसका मतलब अकाउंट रिसीवेबल क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं या डिक्रीज हो रहे हैं। हम्म, इंक्रीज और डिक्रीज। सर लास्ट ईयर 50 थे, अभी 70 हो रहे हैं। तो अब मुझे बताइए अगर अकाउंट रिसीवेबल इंक्रीज होते हैं ये इनफ्लो है या आउटफ्लो है। सिंपल सी बात मैंने आपको लाइव क्लास में सिखाई हुई है। इफ आर अकाउंट रिसीवेबल मतलब इसका मतलब हमारी करंट एसेट्स बढ़ रही हैं। तो जब कभी भी करंट एसेट्स बढ़ रही है तो कुछ पैसा आया नहीं होगा, कुछ पैसा गया होगा। इट इज ए आउटफ्लो ऑफ कैश और इनफ्लो ऑफ कैश। तो सर ऑब्वियस सी बात है ये हमारे लिए आउटफ्लो ऑफ कैश है। तो यहां इसको माइनस में आप लिख दीजिए। माइनस का निशान एग्जाम में जरूर लगाना है, प्रेजेंटेशन में 20,000। चलिए अगली इन्वेंट्रीज 250 से 210 हो गई। तो सर इन्वेंट्री तो सर वो क्या हो रही है, 250 से 210 ही मतलब डिक्रीज हो रही है। तो डिक्रीज मतलब हमने कुछ इन्वेंट्री सोल्ड कर दी, तो कुछ इनफ्लो आया होगा, कुछ मनी हमारे पास आई होगी। तो हमने इसको क्या कर दिया है, इनफ्लो ऑफ कैश मान लिया। ठीक है सर। इन्वेंट्री के बाद प्रीपेड एक्सपेंसेस करंट एसेट्स में देख रहे हैं तो प्रीपेड एक्सपेंसेस इज ऑल्सो ए करंट एसेट्स। चलिए प्रीपेड, प्रीपेड एक्सपेंस। सो नाउ प्रीपेड एक्सपेंसेस हमारे क्या हो रहे हैं सर, अगेन 7,000 से 9,000 हो रहे हैं। इसका मतलब ये भी हमारे लिए क्या है, क्या यहां तक किसी को कोई दिक्कत है। हम्म, अच्छा प्रीपेड 7 से 9 हुए हैं, इनफ्लो या आउटफ्लो। कई बच्चे इसको आउटफ्लो बोल रहे हैं, कई बच्चे इनफ्लो बोल रहे हैं। आपको बताना है करंट एसेट्स इंक्रीज हो रही है, करंट एसेट्स इंक्रीज हो रही है सर। तो दिस इज योर आउटफ्लो। ये क्या कहलाएगा, आपका आउटफ्लो कहलाएगा 7,000 से 9,000। ये 250 से 210 हुआ, इनफ्लो हुआ। ये 50 से। सर हमने कैश को क्यों नहीं लिया, क्योंकि कैश को हम ऑपरेटिंग ये कैश और कैश इक्विवेलेंट होता है, इसको हम कंसीडर नहीं करते। अब नीचे आपको 3 करंट लाइबिलिटीज भी दे रखी हैं। करंट एसेट सारी हो गई। चलिए करंट लाइबिलिटीज, तो करंट लाइबिलिटीज में सबसे पहले हम ले लेते हैं अकाउंट्स पेबल। अकाउंट्स पेबल्स। अब ये तो पता है कि अकाउंट्स पेबल 115 से 123 हो रहे हैं, मतलब 8,000 से क्या हो रहा है, हमारी लाइबिलिटी बढ़ रही है, मतलब हमारे पास कुछ ना कुछ इनफ्लो आया होगा। ये मैं आपको मेन लेक्चर में बता चुका हूं कि ये प्लस माइनस क्यों हो रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, सैलरी पेबल।
सैलरी पेबल, तो सैलरी पेबल कितना है सर? 72 माइनस 47250 करके बताओ बेटा कितना आता है। आपको ही बताना है, माइनस करके बता दो बस मुझे। बीच का डिफरेंस 24,750 बच्चे लिख रहे हैं। 24। अब माइनस लिखना है या प्लस लिखना है, या आपने बताना है? सर ऑब्वियस सी बात है, कम हो रही है तो रीपेमेंट कर दिया होगा। ठीक है, सैलरी पेबल। चलिए आगे। इंटरेस्ट पेबल 25 से 27। इंटरेस्ट प्लस या माइनस? ऑब्वियस सी बात है सर। तो अब ये हमारा बढ़ रहा था तो क्या होगा, अगेन इनफ्लो होगा। चलो बेटा प्लस माइनस अब ये हो गया। अच्छा अब ऑपरेटिंग में और कुछ बचता है क्या सर? करंट एसेट्स ले ली, करंट लायबिलिटीज ले ली। क्या हम नॉन करंट लायबिलिटीज को तो लेते नहीं है? बॉन्ड पेबल, ये शेयर इशू, तो ये तो आता नहीं है। नीचे देख लें, सब कुछ ले चुके हैं। एसेट्स को परचेस करना, सेल करना इज नॉट इन ए कैश डिविडेंड वगैरह, कैश डिविडेंड पेमेंट, ये सब किसका पार्ट है? तो जरा प्लस माइनस करके, अब आपका काम है प्लस माइनस करना। मैं देखना चाहता हूं कि प्लस माइनस सही करते हैं नहीं करते हैं। जरा मुझे प्लस माइनस करके सही बता दो क्या आ रहा है। तो मैंने माइनस के निशान लगा रखे हैं, मैं सिर्फ एक्सेल को यूज कर रहा हूं, तो मैं दिस सबको प्लस करते जा रहा हूं। आप समझ जाएंगे कि सर प्लस करना क्यों जरूरी है। आपने माइनस क्यों नहीं, क्योंकि मैंने जो साइन है वो लगा दिए। तो 168,250 इज, आप बाद में आंसर मिला लेना। नेट नेट कैश इनफ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। अच्छा आपको ये पता है कि नहीं कि यूएससीएमए के एज ए क्वेश्चन में सर स्टेप मार्किंग होगी और मैन्युअल चेकिंग होती है, कोई कंप्यूटर नहीं चेक करेगा वहां पे। हाउ कैन ए कंप्यूटर चेक योर प्रेजेंटेशन, योर लैंग्वेज? आप जो लिखेंगे, आप जो उसमें राइट डाउन करेंगे, वो कंप्यूटर कोई इतनी एआई अभी एडवांस में नहीं आ गई है कि जो आपने लिखा है उसका सही मीनिंग करके आपको मार्क्स भी एलोकेट कर दे। तो 100% श्योर देयर इज ए मैनुअल सिस्टम, बट आपका प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। हाँ, जो बच्चे नए ज्वाइन किए उनको भी गाइड करेंगे कि कैसे उनको प्रीवियस लेक्चर्स देखना है। एक स्टडी प्लान की मैडम मीटिंग लेती हैं। चलिए अगला, अगली एक्टिविटीज कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। अब मुझे बताइए, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज अगर हमें ढूंढना है तो सीधी बात है कि हमारे लिए कौन सा साइड इंपॉर्टेंट होता है बैलेंस शीट में, आपको ये एटलीस्ट पता होना चाहिए। क्या करंट एसेट्स का कोई लेना देना है सर? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से नहीं लेना देना, बाहर करो। केवल और केवल नॉन करंट एसेट्स। तो यहां पर देखिए एक गलती बच्चे करेंगे, जब आपको प्लांट एंड मशीनरी के साथ में एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन दिख जाए तो आपको हमेशा ग्रॉस फिगर को पहले लेना चाहिए। तो देखिए कभी भी नेट फिगर को नहीं लेना है, ग्रॉस फिगर को लेना है। तो 5,10,000 से 6 लाख हो रही है, इसका क्या मीनिंग, क्या अंडरस्टूड कर रहे हैं आप कि 5,10,000 लास्ट ईयर थी और 6 लाख? तो इसका मतलब सर हमने कहीं ना कहीं एक फिक्स एसेट्स को परचेस किया होगा। नीचे एडजस्टमेंट में देखें, वहां लिखा हुआ था प्लांट एसेट्स कॉस्टिंग 90,000 वर परचेज बाइंग पेइंग 40,000 इन कैश एंड इशूइंग ऑफ 5,000 शेयर स्टॉक। तो मुझे बताइए कि आपने 90 में से, या साइड में लिख रहा हूं,
90 में से 40 को कैश में पे किया है। ठीक है। लेकिन 50 के लिए आपने इशू किए हैं शेयर्स, तो क्या ये कैश फ्लो में आना चाहिए? क्या इसके कारण कोई कैश का इनफ्लो या आउटफ्लो हुआ है? नहीं हुआ है सर, इसके लिए तो किसी भी प्रकार का कोई आउटफ्लो नहीं हुआ है। तो इसका मतलब सर एक ही एसेट्स है, तो हमने बाइंग ऑफ फिक्स्ड एसेट्स विच इज 40,000। अब ये आउटफ्लो है या इनफ्लो है, आपने बताना है। सर बाय किया है, इसका मतलब नेगेटिव में लिख लेते हैं। तो यहां लिख लेते हैं नेट कैश, क्योंकि सर एक ही चीज थी। अगर आप ऊपर देखें, फिक्स्ड एसेट्स के अलावा कुछ और है ही नहीं, नॉन करंट एसेट्स खत्म हो गई, यहाँ पे एक ही चीज है। जब कुछ दूसरा है ही नहीं तो क्यों दिमाग लगाना। और हमने सीखा इन्वेस्टिंग केवल एक ही चीज आ सकती है। तो नेट कैश यूज्ड फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। चलिए, यहां इसको हम -40,000 लिख देते हैं, और इसको भी हमें याद रहे तो इसको हम कर देते हैं। अगला, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग। चलिए, तो फाइनेंसिंग में हमें सर करंट लायबिलिटी तो नहीं लेना है, हमें केवल नॉन करंट लायबिलिटी लेना है। सबसे पहले हमारे लास्ट ईयर बॉन्ड थे 1 लाख, और अभी हो रहे हैं 70। तो बॉन्ड पेबल कम हो रहे हैं, इसका क्या मतलब है? बॉन्ड पेबल और बॉन्ड पेबल से रिलेटेड कोई एडजस्टमेंट देख लो, आपको दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है, मुझे तो नहीं दिख रहा, आपको देख लो। नो पेनल्टी वर्सेस फॉर द रिटायरमेंट ऑफ बॉन्ड, तो सीधी बात है, बॉन्ड पेबल माइनस करें प्लस करें, क्या करें आप लोगों ने बताना है। हम्म। तो सर बॉन्ड रीपेमेंट इज आउटफ्लो, तो यहां पर आपने 30,000 इसको भी लिख दिए। काम हो गया खत्म। 1 लाख से 70 हो गए। अब क्वेश्चन में 283 इक्विटी शेयर और 370, तो एक बात आपको याद होना चाहिए कि कुछ तो हमने नॉन कैश में इशू किया था, याद हो आपको? ऊपर पड़ा था ना। तो इसका मतलब सर चेंज तो इतना आ रहा है, तो क्या सीधे लिख दे 90, या नीचे जाके देखें कि 5,000 तो हमने रेज कैश इशूड 4,000 एट अ पार वैल्यू, तो पार वैल्यू $10 है। सर ये लिखा है $10, ये जाके देख लेना, $10, तो इसका मतलब हमारे पास इशू ऑफ शेयर कितना, 40,000 आ गया। कोई दिक्कत? आउटफ्लो या इनफ्लो? इनफ्लो आउटफ्लो गलती नहीं होना चाहिए। सर फंड आ रहा है, इनफ्लो। चलो, रिटेन अर्निंग नहीं लेते हैं बेटा। रिटेन अर्निंग में इनफ्लो आउटफ्लो, हमने जब नेट प्रॉफिट ले लिया तो रिटेन अर्निंग का कोई काम नहीं है। नीचे एक एडजस्टमेंट लिखा था, डिविडेंड, कैश डिविडेंड वर डिक्लेयर्ड। अगर अकेले डिक्लेयर लिखा होता तो कोई टेंशन नहीं थी, उन्होंने लिखा पेड एट द एंड ऑफ द फिजिकल ईयर। चलो, डिविडेंड पेड। डिविडेंड रिसीव होता तो कहां आता? हम्म। दिस प्लस दिस प्लस दिस, ये भी माइनस में आई है। तो जरा तीनों को प्लस माइनस करें, दिस इक्वल टू दिस प्लस दिस प्लस दिस। इसका सही है ना?
नहीं, गलत हुआ है। दिस प्लस दिस, 23,250 हमारा नेट आ रहा है। बचपन में आपने एक बात सीखी होगी, इसके अंदर ऐड कर दो ओपनिंग कैश बैलेंस, जो क्वेश्चन में आपको दिया होता है। ओपनिंग कैश था आपका 20,000, तो अगर आपका क्लोजिंग कैश बैलेंस आ जाता है, यहाँ लिखो क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्वलेंट, अगर दोनों ये प्लस करके दिस 43,250, तो आपका कैश फ्लो टेली है। बताइए कितने मिनट लगे मुझे करवाने में आपको? हार्डली 20 मिनट्स आई टुक। ऐसे ही सरल सरल एज ए क्वेश्चन आएंगे, और आप बेजबरन इससे डरते रहते हो। किसी को कोई कंफ्यूजन कैश फ्लो स्टेटमेंट में, कोई कंफ्यूजन तो पूछ सकते। क्या अब आपको फॉर्मेट भी समझ में आ गया? स्वाति, आपका डाउट सॉल्व हो गया बेटा? आपने ही पूछा था कि सर कैश फ्लो इज ए हॉरिबल थिंग, आई एम अफेयर्ड फ्रॉम दिस। तो आप अफेयर्ड हो या नहीं हो? यू आर इन क्लास ऑल्सो आई गेस, है स्वाति? कोई दिक्कत बेटा इसमें? सिंपल सा कैश फ्लो स्टेटमेंट था। लेकिन इस कैश फ्लो स्टेटमेंट के साथ में मैं आपको आज एक कॉन्सेप्ट और सिखाने जा रहा हूं सभी को, क्योंकि हो सकता है कि आपको वो कॉन्सेप्ट दिख जाए। सर, ए आर इंक्रीज इन कैश इनफ्लो और आउटफ्लो, एक स्टूडेंट का क्वेश्चन है कि सर ए आर इंक्रीज हो रहे हैं तो ये इनफ्लो या आउटफ्लो? तो मैंने आपको प्रीवियस क्लासेस में बताया हुआ है, इफ अकाउंट रिसीवेबल इज इंक्रीजिंग इट मींस दैट आपके पास पैसा आया नहीं है। यार सिंपल सी बात है ना। आप सोचिए कि आपके पास पैसा डिक्रीज हो गया, तभी तो आपको किसी से 40,000 लास्ट ईयर लेना था, अब आपको उससे 15,000 लेना है। इसका क्या मीनिंग है? इट मीन्स दैट उसने 25,000 आपको पे कर दिया है, देन ओनली इनफ्लो। तो हम अपोजिट भी क्या है सर याद कर सकते हैं कि 40 से 15 हुआ है तो 25 इनफ्लो। अगर अगर अपोजिट होता, इंक्रीज होता, तो वो क्या कहलाता? आउटफ्लो कहलाता। तो एग्जाम में इस तरीके से आप प्रेजेंटेशन दो, कैश फ्लो का किसी भी प्रकार का क्वेश्चन है, जरूरी नहीं कि आपका पूरा सही हो। लेकिन मुझे बताओ, गिरते पड़ते भी 40, 50, 60% तो सही कर लेते कि नहीं कर पाते? अब सर कई बच्चे पूछेंगे सर इसमें आपने ये सब क्यों इग्नोर कर दिया? ये सेल्स कॉस्ट ऑफ गुड्स, ये आपको बेवकूफ बनाने के लिए दिया है। जब हम इनडायरेक्ट मेथड यूज कर रहे हैं तो वी डोंट वांट टू टेक दीज थिंग्स। हम तो नेट प्रॉफिट को ही इनफ्लो ऑफ कैश मान लेते हैं। ये आपको कंफ्यूज करने के लिए इतना भारी भरकम बना दिया। जब आपने नेट फ्लो ले लिया, तो नेट इनकम ले लिया, इसका मतलब ये इनफ्लो ऑफ कैश। इज इट क्लियर? सबको बात समझ में आ गई होगी। चलिए, अब मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट सिखाने जा रहा हूं जो कि रिलेटेड टू पीपीई है, लेकिन बहुत काम आ सकता है कैश फ्लो में। पीपीई कॉन्सेप्ट, इसको बेसिक कॉन्सेप्ट ही मानिए आप। तो इसको हम